दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हरियाणा के अंदर मुख्य एक मुद्दा चला हुआ है। पॉक्सो एक्ट में रवि आजाद किसान नेता, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कानून का सामना करने की बजाय जो लगातार हर आंदोलन में रवि आजाद कहता था कि कानून का सामना करना चाहिए किसी भी आरोपी को, जब उसके ऊपर बात आई तो उसने कानून का सामना करने की बजाय जातीय पंचायत का सहारा लिया और लड़की के गांव के आसपास नजदीक उसने बहुत बड़ी एक खाप पंचायत बुलाई और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोगों को इकट्ठा किया। इन सारे मसलों पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रजत कलसन है, जो दलित एक्टिविस्ट है और सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात रखते रहे हैं, और वकील भी है पीड़ित परिवार के। तो कानूनी पक्ष क्या रहेगा और सामाजिक पक्ष क्या रहेगा, दोनों में बात करेंगे। सर नमस्कार जी। कानूनी पक्ष क्या रहेगा? आप वकील हो, आपने वो एप्लीकेशन पढ़ी होगी, क्या शिकायत दी गई है, क्या बयान दर्ज हुए हैं? देखिए, ये वही रवि आजाद है ना जिसने हिसार में पिछले दिनों पुलिस के ऊपर एक के बाद एक संगीन आरोप लगे थे। हत्या के, कस्टडी में वायलेंस करने के, और उसमें जो पुलिस के हक में जो नारेबाजी की थी, यही वो व्यक्ति था जिसने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए थे गणेश वाल्मीकि वाले मैटर में, और पुलिस की सारी कार्रवाइयों को इसने सही बताया था। और आज ये व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पंचायतें आयोजित कर रहा है। तो आपने सवाल ये पूछा है कि जो लीगल एस्पेक्ट क्या है इस केस का। लीगल, मैंने एफआईआर पढ़ी है। एफआईआर के जो कंटेंट्स है मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, क्योंकि मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हाँ जी। लेकिन इस केस में जो विक्टिम लड़की है उसने छेड़खानी के, किडनैपिंग के, और एक्चुअली एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ किडनैपिंग की और छेड़खानी के संगीन आरोप हैं, और आधी रात को लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई है। बड़े संगीन आरोप हैं। और इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन जो है रनिंग में है। इन्वेस्टिगेशन में जो डिप्टी एसपी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में लड़की का डीएसपी के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, लीगल एड काउंसिल के सामने, लीगल एड काउंसिल जो महिला वकील होती है उनके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, और मजिस्ट्रेट के सामने 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। तो इन्हीं लड़की ने रवि आजाद का नाम लिया, और इन सब स्टेटमेंट में नहीं सर, मैं जानना बाई नेम जो है, बाई नेम 3-4 नाम आ रहे हैं, इंक्लूडिंग ये किसान नेता। तो इन्वेस्टिगेशन में एक तरह से स्थिति क्रिस्टल क्लियर है, और आरोपी के खिलाफ जो है स्पष्ट तरीके से, मतलब पुलिस के पास उसको गिरफ्तार करने के लिए आधार है, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है कि पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात, कल कुछ लोगों को पुलिस ने नहीं, पंचायत ने पुलिस के हवाले किया है। उनमें से भी एक युवक को आज टू कोर्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो इन लोगों ने पंचायत आयोजित की थी, इस पंचायत के दबाव में पुलिस आती हुई नजर आ रही है। पुलिस पंचायत के दबाव में है, और ये जो पंचायत की गई थी, मतलब लोकतंत्र के लिए पुलिस प्रोसीडिंग्स में बाधा डालना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने वाली बात मतलब स्पष्ट नजर आ रही है, और पुलिस प्रेशर में है इस मामले में। और हालांकि केस मैंने स्टडी किया है, केस ठीक ठाक सा केस है, अरेस्ट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच अधिकारी इस मामले में पैर खींच रहे हैं तो जरूर उनके ऊपर कोई दबाव है। पोक्सो का जब मामला होता है और उस मामले में जिस तरीके से गाइडलाइन है कि पोक्सो में जो पीड़ित है उसका नाम, उसका स्थान उजागर नहीं कर सकते, लेकिन पंचायत का जो निमंत्रण पत्र है उसमें साफ वो सब उजागर किया गया है, और जो पंचायत भी हुई है उसमें भी सब ये चीजें आई हैं। तो इस पे कोई केस नहीं बनता क्या कानूनी कार्रवाई बनती है? हाँ, देखिए, इस मामले में जो पंचायत हुई थी, उस पंचायत में एक पर्चा ये लहरा के दिखा रहे थे, और उसमें, और जो इन्विटेशन लेटर था उसमें भी पीड़ित की पहचान उजागर की गई। पीड़ित की पहचान उजागर करना, नाम, गाँव का नाम, माँ बाप का नाम, कौन सी कक्षा में पढ़ती है, ये सारी चीजें आप नहीं दिखा सकते। SC/ST एक्ट में स्पेसिफिक ऑफेंस है। SC/ST एक्ट में आप कोर्ट में काज लिस्ट भी देखेंगे तो भी नाम की जगह काटा, क्रॉस के निशान मिलेंगे। इसी तरह पॉक्सो एक्ट में क्रॉस के निशान मिलते हैं। जब कोर्ट पहचान उजागर नहीं कर रही है तो ये सो कॉल्ड पंचायतें जो ये कैसे उजागर कर रहे हैं? पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत बड़ा संगीन अपराध है,
SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत बड़ा संगीन अपराध है। और इवन जुनाइल जस्टिस एक्ट में भी आप किसी जुनाइल का मतलब किशोर का 18 साल से नीचे के व्यक्ति का नाम पता उजागर नहीं कर सकते। और आर्टिकल 23 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें भी हमारा प्राइवेसी का अधिकार है। तो इन सारे अधिकारों का इस पंचायत में मतलब खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, इन सारे कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तो इन एक्ट के तहत तो इनके खिलाफ एफआईआर बनती ही है। और दूसरी बात, जो ये पंचायत आयोजित की गई, ये पंचायत एक तरह से आप आईपीसी की जो धाराएं हैं 186 से 188 तक, ये एक तरह से पुलिस की ड्यूटी में एक तरह से बाधा मानी जानी चाहिए और पंचायती के खिलाफ इसमें पर्चा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, इसमें न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत विदिन 24 आवर कॉपी जो है मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है और मामला टू कोर्ट हो जाता है। एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। धारा 193 से लेकर 211, 213 तक ये जो है संगीन अपराध है। और साथ ही साथ दफा 124 ए जो आईपीसी की राजद्रोह की धारा होती थी, वो क्या कहता है, वो भी हम लोगों को देखना चाहिए। वो ये कहता है कि जो भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की सशस्त्र सेना के खिलाफ, भारत की पुलिस के खिलाफ विद्रोह करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो वो इस तरह का अपराधी है, एकता अखंडता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो एकता अखंडता को प्रभावित करने की तो कोशिश हो ही रही है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के विरोध में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पक्ष में पंचायती की जा रही है, ठीक है, और कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है और कानून को मतलब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरह से लॉ को, सरकार को, कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको धाराएं बनाई है, पुलिस की ड्यूटी में बाधा पैदा करना, इन्वेस्टिगेशन में अवरोध पैदा करना, न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध पैदा करना, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार और सिस्टम को चैलेंज करना, ये अपराध इन लोगों ने किए हैं। इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दे, पुलिस करे ना करे, पुलिस तो मुझे लगता है नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस इन लोगों से शायद डरती है और इसीलिए आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर लोग, कोई जागरूक नागरिक इस मामले में कोर्ट में जाए तो तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। इस तरह के पंचायतियों को बाय नेम आइडेंटिफाई करके वीडियो के साथ कोर्ट में देना चाहिए। और इस तरह की एक बार सख्त एक्शन हो गया तो इस तरह के पंचायती बिलों में घुस जाएंगे, दोबारा ये पंचायत करने के लिए आएंगे ही नहीं। जब देश गुलाम था अंग्रेजों के, तो कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों के वहां से बनते थे और स्थानीय स्तर पे ऐसी पंचायतें जो स्वयंभू पंचायतें हैं, जो बहुमत की जाति के लोगों ने अपनी पंचायतें बनाई हुई थी, वो ऐसे फैसले करती थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान का निर्माण किया और ये कहा कि भविष्य में ये देश संविधान से चलेगा और इस कानून से चलेगा। तो अभी भी इसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है ऐसी पंचायतों के मार्फत? ये क्या कारण है? देखिए, ये जो लोग हैं, ये जाति की भावना से, सुप्रीमेसी की भावना से इतने ज्यादा ग्रस्त हो चुके हैं, इनको ये लगता है कि ये कानून वानून जो है ना, ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये तो मतलब गरीब लोग जो हैं, इन लोगों के लिए हैं। और हमारे खिलाफ कोई अगर मामला होगा ना, वो देश के संविधान के तहत स्थापित जो कोर्ट है, पुलिस है, न्यायिक अधिकारी हैं, वो हमारे केस को नहीं देख सकते। हमारे केस को तो आज भी 100-200 साल पुराने की तरह हमारी जो खाप पंचायत है उसी में बैठ के सुलझाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे संगीन मामलों को, मतलब दिमाग से वो फतूर निकला नहीं ना, दिमाग से फतूर निकला, मतलब संविधान बन चुका है और लंबा टाइम हो चुका संविधान बने हुए और ये देश कानून से चलेगा, ये दिमाग में अभी निकला नहीं है। नहीं, ये दिमाग में निकला नहीं है। और ये क्योंकि हरियाणा में पिछले, जब से हरियाणा का गठन हुआ है, इन लोगों की सरकारें रही हैं और इन्होंने हमेशा कानून को ठेंगे पे रखा है। तो अब भी ये सोचते हैं कि ये कानून जो है हमारे पैरों की जूती है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब कानून का राज होता है और कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित होने के बाद कानून का राज चल रहा है, और कभी ना कभी तो इन लोगों को कानून की छतरी के नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो जागरूक नागरिक हैं और जो सरकार है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की जो इलीगल पंचायतें हो रही हैं, इन लोगों इस पर रोक लगनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए खतरा आएंगे। लेकिन ऐसी पंचायतों में छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जो आजकल किसान आंदोलन में हम देखते रहे हैं कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, तो बिरादरी का भाईचारा का क्या मानना है आप? भाई साहब, ये केवल एक जुमला है, छत्तीस बिरादरी। इस तरह की पंचायतों में केवल एक ही बिरादरी होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इस तरह की पंचायतों में केवल एक ही बिरादरी होती है और ये पंचायतें जब भी आयोजित होती हैं जब उन्हीं की बिरादरी का कोई व्यक्ति कानून के शिकंजे में फंसता है। तो कानून के जो टूल है, कोर्ट या पुलिस,
उन लोगों के ऊपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए इस तरह की पंचायतें आयोजित की जाती हैं, पैरेलल कोर्ट बनाई जाती है, और उस पैरेलल कोर्ट में जिन लोगों को घर में कोई पूछता नहीं है वो वहां पे जज बन के खड़े हो जाते हैं उन पंचायतों में, और जज बन के खड़े हो जाते हैं जिनको कानून की ABC का नहीं पता, वो फैसला सुना देते हैं, भाई निर्दोष डिक्लेयर कर दिया है, तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का कानून है, तुम्हारे बाप की कोर्ट है, तुम कौन होते हो निर्दोष डिक्लेयर करने वाले। मतलब कानून की प्रोसेस में भी फास्ट ट्रैक में भी चलाए तो 1 साल नॉर्मल किसी केस में लग जाता है, इन्होंने तो कुछ मिनटों में मामला निपटा दिया, इन्होंने तो कुछ मिनटों में मामला निपटा दिया। और इनकी ये ना, मतलब जब आप जैसा कोई पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने जाएगा तो ये कहेंगे भाई हम तो गरीब दबे कुचले लोगों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। और इनकी पंचायत का हाल देखा आपने, एक आदमी एक औरत के कंधे पे सिर रख के हुक्का पीने की कोशिश कर रहा, उस औरत ने ऑब्जेक्ट किया, उस औरत ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो उस औरत का मैंने वीडियो फोटो देखा, उसके हाथ में लथपथ था, और पंचायत में ये भी कहा गया कि इस औरत को बीजेपी वालों ने भेजा और इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे। मतलब कोई महिला आपकी पंचायत में आई हुई है, आपकी ध्यान से बात सुन रही है, अगर वो आप उसके खिलाफ अश्लीलता हो रही है तो आप मतलब उसको किसी भी पार्टी का फ्लैग लगा के उसको मतलब वो पर्चा दर्ज कराओगे। तो पार्टियां कोई भी हो, किसी पंचायती आयोजित तो उसमें आ सकती है, कोई भी आ सकती है, लेकिन आप लोग देखिए, आप अपनी बदतमीजी पे, अपनी अश्लीलता पे माफी मांगने की बजाय महिला पे ही मतलब टारगेट कर रहे हो, महिला पे टारगेट। और दूसरा, ये पंचायत क्यों आयोजित हुई, इसकी तह में आप लोगों को जाना पड़ेगा। आप लोग अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो इस केस की हुई है उसमें FIR के कंटेंट्स जांच एजेंसी को कुछ हद तक सत्य पाए गए हैं, कुछ हद तक कि काफी हद तक सत्य पाए गए हैं। और उस केस में एक छोटी सी लड़की, उस लड़की के खिलाफ एक बिरादरी के हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको झुठलाने के लिए, उसके परिवार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो ये तो सारा का सारा मतलब एक जातिवाद का, गुंडागर्दी का नंगा नाच है। और कमाल देखिए कि मैं याद है मुझे जब महिला खिलाड़ियों के साथ का मामला था, ब्रजभूषण पे आरोप थे, और उस टाइम में एक संघर्ष था कि लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, और उस टाइम यही वो लोग दलील दे रहे थे कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया। दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। जब इनकी बिरादरी का कोई व्यक्ति संगीन अपराध कर देता है तो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इनकी बिरादरी की कोई लड़की के साथ कोई घटना होती है तो जो विनेश फोगाट वाला मामला हुआ था तो उसमें पूरे 36 बिरादरी, असल मायने में 36 बिरादरी के लोग इनके साथ लगे थे, ठीक है, शामिल थे, सारे लोग शामिल थे। और जब हरियाणा में दलित बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है तो ये क्योंकि वो आदमी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, इसलिए पंचायत उसके साथ खड़ी होगी। तो ये खाप पंचायतें हीनियस क्राइम के, एक जाति विशेष के अपराधियों का कवच के तौर पे काम कर रही हैं। मुझे याद है कि जो नीलम आजाद एक लड़की थी जो संसद में जो गई थी रोजगार की मांग को लेकर, बाद में उसको पकड़ लिया गया, वो लड़की पूरे किसान आंदोलन में, और वो लड़की विनेश फोगाट के आंदोलन में शामिल रही थी न्याय के लिए। और जब वो लड़की पकड़ी गई तो मुझे याद है किसान नेता से मेरी बातचीत, भी अकेली खड़ी, और उस लड़की के बारे में मैं किसान नेता से मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा कि आपको बोलना चाहिए क्योंकि लड़की रोजगार के लिए तो गई है। तो वो किसान नेता कहता है कि हम क्यों बोले, इसके लिए कुम्हार बोले, क्योंकि वो लड़की कुम्हार जाति से थी। मैंने कहा कि लड़की तो लगातार लड़ती रही है, मतलब सबके लिए, न्याय के लिए लड़ती रही है, आज इसको जरूरत है तो आपको जाति दिख गई। मुझे याद है ऐसे में मतलब बातचीत हुई थी। तो अभी क्या देखते हो कि इस तरीके की जो दबाव बनाने की है, बाकी मसलों में भी हम देखते रहे हैं, भविष्य में क्या होगा? देखिए भविष्य क्या देखते हो इन सब का, क्योंकि हालात तो कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। देखिए सरकार की तो नीति आपके सामने स्पष्ट है, पोलराइजेशन की, लेकिन क्या जो ये मतलब किसान लीडर्स हैं या किसान यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, कि इन लोगों का क्या रोल है? मतलब ये जो खाप पंचायत आयोजित हुई, मतलब सरकार तो पोलराइजेशन कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हो? आप उससे भी ज्यादा पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हो। सरकार के जो मंसूबे हैं आप उसको धरातल पे लेके आ रहे हो। इस खाप पंचायत का आयोजन का मतलब ही पोलराइजेशन है। आप दलित और जाटों के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हो, और बड़ा सक्सेसफुली किया गया ये काम। इस खाप पंचायत मैं एक और देख रहा हूँ, किसान आंदोलन जब हुआ और किसान आंदोलन के दौर में 2 घटनाएं बड़ी हुई। एक तो कोई दलित व्यक्ति था जिसको काट के मार दिया था, और एक बंगाल की लड़की के साथ
घटना हुई थी, रेप की घटना हुई थी, उस मामले में योगेंद्र यादव को मैंने सुना था, योगेंद्र कह रहा कि पीड़ित का पक्ष हमें सबसे पहले सुनना चाहिए और आरोपी का पक्ष तो कोर्ट सुन लेगी, पीड़ित का हमने सुनना चाहिए। एक तो ये पक्ष था। और उसी दौर में वहां खाप पंचायतें होती है और मिनटों में ही बलात्कार के जिस पे आरोप थे उसको कह देती कि निर्दोष है, जैसे इसमें रवि आजाद को कहा। और बाद में मैं देख रहा था कि वो जेल में भी रह के आया, वो लड़का बंगाल की लड़की के मामले में जो रेप विक्टिम, उस मामले में भी हिसार के गांव का एक लड़का था, उसने 5 बार पंचायतें की खुद को निर्दोष डिक्लेयर कराने के लिए। यहाँ भी कि मैं कह रहा हूँ कि वहाँ किसान आंदोलन में किसी ने विरोध नहीं किया। और ये तो अच्छी बात है, उसमें एक जाट समाज की लड़की थी और वो लड़की आज भी पीड़िता के साथ खड़ी हुई है, गवाही के तौर पे थी, वो खड़ी हुई है, कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ काम करती थी। उसकी एक समझ थी कि हमें ना जातियों से ऊपर उठ के पीड़ित के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए, वो लड़की इसलिए खड़ी रही। और ये खतरनाक दौर आता जा रहा, मुझे लग रहा खतरनाक दौर आता जा रहा है। और अगर आप तो संपन्न है, आपके पास नौकरियां हैं, राजनीतिक प्रभाव है आपके पास, तो इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो गलत इस्तेमाल है, वो दबे कुचले लोगों को अपने कानूनी राइट्स का यूज करने से रोकने में तो कम से कम नहीं करना चाहिए। नहीं, किसान आंदोलन के लोग भी जो गुरनाम सिंह चौधरी हैं, जो दूसरे हैं, जो वहां निर्दोष उसको बोल के आए हैं, वो एक बार भी पीड़ित परिवार से नहीं मिला होगा, जब भी होना भी चाहिए। मानवता ये कहती है, एक किसान को मारकर टांग दिया गया और उससे उस टिकैत ने और बाकी किसान लीडर्स ने ये कह के पीछे छुड़ाया कि हमने नहीं मारा, किसान आंदोलन में जो वो आए हुए थे निहंग, उन्होंने मारा है। वो भी तो आपके किसान आंदोलन का हिस्सा थे, आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने खुद मतलब एक तरह की बायस्ड बातें करके, इम्पार्शियल बातें करके मतलब अपने आंदोलन को मतलब बदनाम करने का काम आप लोगों ने किया, जबकि पूरा दलित समाज तन मन धन से लाठियां खाने में, मुकदमे में खाने में किसान आंदोलन में आप लोगों के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन हमारे आंदोलन की बात होती है, हमारी इनको करना, खाप पंचायतों को करना क्या चाहिए था, जो ये बोलते हैं टीवी के सामने या कैमरे के सामने, इनको तो खाप का आयोजन उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए था। और ये आयोजन किस लिए करे, उसको मुलजिम को क्लीन चिट दिलाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के लोगों को। और इस तरह के लोग धरती पे हैं क्यों? आखिरी सवाल है कि लगातार कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जो भी पीड़ित परिवार के पक्ष में वीडियो बना रहा है, जो सवाल उठा रहा है उस पंचायत पे, वो कह रहे कि लड़की के परिवार को आना चाहिए था। क्या ऐसी पंचायतें किसी परिवार को बुला सकती, पीड़ित परिवार को? या चाहिए था? आपके पास कौन सी ऐसी पावर है जिस पावर के तहत आप लड़की को पंचायत में बुला सकते हो, लड़की के परिवार को पंचायत में बुला सकते हो? पंचायत में बुलाने का क्या इसलिए बुलाना चाहते हो? वो लड़की के पंचायत में बुला के उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उससे स्टेटमेंट दिलवाना चाहते हो पब्लिक में? ठीक है, ये तो सीधा सीधा पॉक्सो एक्ट का, आईपीसी का, सीआरपीसी का बिल्कुल धज्जे उड़ाने वाली बात है। और जो इस तरह की बात कर रहा है वो तो एक तरह का मतलब डोमेस्टिक आतंकवादी है वो तो। इस तरह के लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि परिवार को उसको बुलाना चाहिए था, जब पीड़ित परिवार को कानून प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका फेस दिखाने, उसका नाम इस्तेमाल करने से आप उसको पंचायत में बुलाने की बात कर रहे हैं। तो आप मतलब कानूनी तौर पे उनका केस लड़ रहे हो? तो मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मेरे से मदद मांगी है और मैंने उनसे ये कहा है कि आपकी जो भी हर संभव मदद होगी कानूनी, अदालत से बात, हम आपकी मदद करने का काम करेंगे। और अभी हम इस केस पे मतलब बड़ी करीबी निगाह रखे हुए हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, और उसके बाद ही हम सारा का सारा मतलब निश्चित तौर पे कह पाएंगे कि अभी आगे हमको क्या करना है। तो एडवोकेट रजत कलसन हमारे साथ थे। स्पष्ट बात है कि इस तरीके के मामले में जातीय पंचायत नहीं हो सकती और जातीय पंचायत को कानूनी अधिकार नहीं है, और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और उसी के अनुसार चलेगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि भीड़ का कानून कभी भी इंसाफ नहीं करता और भीड़ का कानून पीड़ित के खिलाफ ही जाता है, ये इतिहास बताता है। और आज के वर्तमान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि चाहे वो बंगाल की लड़की का मामला है, जब किसान आंदोलन में उसके साथ घटना हुई थी, या अब का ये मामला है, इसके पीछे चाहिए अलग अलग मसले हैं, चाहे छात्र का मामला है, बाटला का, कहीं के भी जब आप मामले उठाओगे जो दलितों के खिलाफ है, उसमें ये लोग भीड़ का रूप लेके डाइवर्ट करते हैं, जांच को डराने का काम करते हैं पीड़ित परिवार को। और
जब आप किसी को डराने का काम करोगे तो ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। जनमंच के साथ अपने भारत में हरियाणा में एससी कम्युनिटी के लोगों की वही हालत है जो फिलिस्तीन और इजराइल प्रकरण में गाजा और फिलिस्तीन के लोगों की हालत है, और किस तरह से उनको बेरहमी से सामूहिक उनका हत्याकांड किया जा रहा है। यहाँ पे उनके खिलाफ सामूहिक अत्याचार किए जा रहे हैं। पुलिस सरकार मौन है, आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, जाति के आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, एफआईआर दर्ज है लेकिन फिर भी खुले घूम रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है, और कहीं इस तरह के हालात पैदा करके कभी स्थिति गृह युद्ध की ना बन जाए, इस चीज पे हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। गंभीर हालात है, और यही लोग लगातार कहते हैं कि लगातार बीजेपी आ रही है और बीजेपी को पिछड़ा दलित वोट दे रहा है, और पिछड़ा दलित वोट क्यों न दे, क्यों उनके पक्ष में जा रहा है, ये सोचने की नहीं सोचते कि भीड़ का कानून उनको मजबूर कर रहा है कि वो सत्ता के नजदीक जाए। जनमंच के साथ बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।